जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में मैं ये कहना चाहता हूं, आज आप लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं। एक पुरानी कहावत है कि एक बुद्धिमान शत्रु एक मूर्ख मित्र से बेहतर है। माने अगर आपका शत्रु है जो बुद्धिमान है तो अपने दांवपेच आपको सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। लेकिन अगर आप मित्र ऐसा है जो कि मूर्ख है, जिसे अकल नहीं है, तो वो आपका इतना ज्यादा नुकसान कर देगा, इस बावजूद इस चीज के कि वो आपके प्रति मित्र भाव रखता है। ये पुरानी कहावत है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको पुरानी कहावत से जोड़िएगा मत, जोड़ना चाहे तो जोड़ लीजिए, लेकिन मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, आप अगर जोड़ना चाहेंगे तो मैं रोक थोड़ी पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है भारतवर्ष की स्थिति जो 10 साल पहले थी और आज जो है, हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे जो हमारे संबंध हैं, जो 10 साल पहले थे और आज जो संबंध हैं, उनमें आप जरा नोट करें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। चीन आपका दुश्मन है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बड़ा दुश्मन है जो आपके सीमा क्षेत्र में घुस के बैठा हुआ है और आप उसको लाल आंखें नहीं दिखाते। चलिए, क्योंकि विदेश मंत्री ने कहा था कि वो हमसे बड़ा है इसलिए हम उससे पंगा नहीं ले सकते। चलिए, विदेश मंत्री का व्यक्तिगत विचार है, लेकिन हम मानते हैं कि चीन कुछ नहीं कर पाया था जब बांग्लादेश के अंदर इंदिरा जी ने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग कर दिया था, बांग्लादेश बनाया था। पाकिस्तान आपका दुश्मन है, चीन आपका दुश्मन है, नेपाल आपका मित्र देश था, भूटान आपका मित्र देश था, बांग्लादेश आपका मित्र देश था, श्रीलंका आपका मित्र देश था, मालदीव आपका मित्र देश था। आज की स्थिति क्या है, जरा आज की स्थिति को नोट कीजिए। आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान, चीन तो हैं, अपनी जगह स्थित हैं, वो तो आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं। भूटान भी आज चीन को सहूलियतें दे रहा है, जो आपका परम मित्र था और जिसका कल्चर और आपका कल्चर काफी हद तक करीब करीब है। पहले नेपाल आपका बहुत बड़ा मित्र हुआ करता था और हमारा बहुत ज्यादा व्यापार के रिश्ते हुआ करते थे। आज वो भी चीन के साथ चला गया है, करीब करीब, मतलब एक प्रकार से वैचारिक रूप से वो चीन के साथ चला गया है। बांग्लादेश, जो कि शेख हसीना के समय से, और क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, एक तरह से बांग्लादेश भी आपके लिए एक सेफ कंट्री था जो आपका साथ देता था। म्यांमार भी ठीक था, वो आपसे और चीन से सबसे संबंध अपने बना के रखता था, लेकिन भारत के प्रति उसका द्वेष भाव नहीं था। श्रीलंका से भी आपके संबंध बहुत अच्छे थे क्योंकि वो भारत के पास है और चीन उससे बहुत दूर है। लेकिन अब सब आपके विरोधी हो गए। अच्छा चलिए, विरोधी हो गए तो आप कहेंगे कि इसमें सरकार का क्या दोष, इसमें माननीय मोदी जी का क्या दोष। अब मैं बताता हूं माननीय मोदी जी का दोष क्या है। श्रीलंका के अंदर क्योंकि वो भारत के पास था और क्योंकि भारत को अमेरिका स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करता है, क्योंकि वो चीन का काउंटर बनने के लिए इस एरिया के अंदर एक ही विकल्प है अमेरिका और वेस्टर्न पावर नाटो ग्रुप के पास कि वो इंडिया का सपोर्ट करे, इजराइल इंडिया का सपोर्ट करे। लेकिन श्रीलंका के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वहां पे जैसा रहस्योद्घाटन हुआ, एक पावर प्लांट लगाने की बात हुई। पावर प्लांट किसको दिया जाए इसकी बात हुई, तो वहां के जो पावर एस्टेब्लिशमेंट था, जो बिजली समझ, जैसे हमारे पावर बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, उसके एक मुखिया ने यह कहा कि मुझे राष्ट्रपति श्रीलंका का दबाव है और श्रीलंका के राष्ट्रपति पे माननीय मोदी जी का दबाव है कि यह पावर प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए। अच्छा, ये अडानी जी को दे दिया गया क्योंकि माननीय मोदी जी तो वहां पे जाते ही इसीलिए थे श्रीलंका दौरे पे कि वहां पे अडानी जी की कुछ मदद कर दें, कर दी उन्होंने, अडानी जी को पावर प्रोजेक्ट मिल गया।
अच्छा, ये पवन चक्की का प्रोजेक्ट था। आप जानते हैं कि पवन चक्की जब चलती है तो बड़े बड़े पंखे होते हैं, और जब पंखे चलते हैं तो उसमें इस बात का खतरा होता है कि पक्षी उसमें मरे। तो ऐसे एरिया में ये पवन चक्की लगनी चाहिए थी जहां पे इस प्रकार का पर्यावरण को कोई खतरा ना हो और जहां पे प्रवासी पक्षी ना आते हो। लेकिन अब क्योंकि अडानी जी को मदद करनी थी, राष्ट्रपति और पावर बोर्ड के चेयरमैन इसके लिए दबाव में थे माननीय मोदी जी के, वो दे दिया गया। और उस एरिया में दे दिया गया जहां प्रवासी पक्षी सबसे, उस द्वीप पे दे दिया जहां प्रवासी पक्षी सबसे ज्यादा आते हैं। अब सरकार बदल गई। पहले तो पावर कॉर्पोरेशन के हेड ने बता दिया कि साहब दबाव है। अब वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन है श्रीलंका की, वो इस बात से खिलाफत में आ गई कि जहां पे पूरा पर्यावरण का नाश हो जाना है इस पवन चक्की के माध्यम से, वहां पे पवन चक्की आपने क्यों अप्रूव की? अब ये नई सरकार है और ये जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष अब चुना गया वो कम्युनिस्ट है और वो चीन के नजदीक है। अब तो वो मोदी जी के दबाव में आने वाला नहीं है, तो जनता का भी दबाव है और नए राष्ट्राध्यक्ष का भी दबाव है। तो वहां पे वो जो पावर प्रोजेक्ट है अडानी जी का, उसको कैंसिल करने की बात चल रही है, जनता का दबाव है। और सरकार क्योंकि अब चीन समर्थित है, वो कर भी सकती है, तो अडानी जी का तो भीषण नुकसान हो जाना है। और जो एक चीन बिना वजह, क्योंकि अडानी जी को समर्थन करने के लिए वो पावर प्रोजेक्ट जबरदस्ती दिलवाया गया था अडानी जी को, इसलिए वहां की जनता और वहां की सरकार भी आपके खिलाफ हो गई। एक दुश्मन आपने वो बना लिया। इसके बाद बांग्लादेश आपका मित्र था, शेख हसीना आपकी मित्र थी। शेख हसीना जब वहां पे उनके खिलाफ विद्रोह हुआ तो वो भागकर वहां गई और किसी देश ने उनको लेने से इनकार कर दिया, तो भारतवर्ष में आजकल वो निवास कर रही। तो चलिए, बांग्लादेश की जो अब सरकार है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो शेख हसीना के अगेंस्ट है, जो मानती है कि शेख हसीना हत्यारी हैं और उन्होंने करप्शन किया है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किया है या नहीं किया है, लेकिन वहां की जनता और वहां की सरकार शेख हसीना के खिलाफ है, लेकिन वो भारत में शरण लिए हुए। शेख हसीना का ये विद्रोह और उनके खिलाफ ये विरोध शुरू क्यों हुआ? वहां भी ये अडानी जी, वहां भी माननीय मोदी जी। बांग्लादेश से भारत सरकार ने दो समझौते किए। एक, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र से लगे हुए इलाके हैं, कुछ इलाके भारतवर्ष ने बांग्लादेश को दिए और कुछ बांग्लादेश ने भारतवर्ष को दिए। अच्छा, ये जो अदला बदला हुई, इसमें बांग्लादेश को ज्यादा एरिया दिया गया और भारत को कम दिया गया। उसमें लोगों का निगाह नहीं पड़ी, लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया। वो वैसे भी गोदी मीडिया के जमाने में निगाह पड़ने दी कहां जाती है आपकी और हमारी। इसके बाद झारखंड के अंदर गोड्डा में एक पावर प्रोजेक्ट लगाया गया, जो स्वीकृत हुआ, और ये प्रोजेक्ट फिर अडानी जी को दिया गया। अच्छा, इसके अंदर जो नियम बनाए गए, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हुई, वो ये हुई कि प्रोजेक्ट तो अडानी जी को मिलेगा, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आएगा जो कि अडानी जी इंपोर्ट करेंगे, पर्यावरण का नुकसान गोड्डा झारखंड के अंदर होगा, और सारी की सारी बिजली बांग्लादेश को दे दी जाएगी। मतलब ये कि कोल इंपोर्ट में भी अडानी जी का फायदा, बांग्लादेश को बिजली मिलेगी, तो बांग्लादेश को शायद फायदा होता अगर उनके यहां डिमांड ज्यादा होती पावर की और सप्लाई ना होती। लेकिन वास्तविकता यह है, बांग्लादेश के अंदर अगर आप वहां की पावर डिमांड सप्लाई को देखेंगे तो पावर की डिमांड जितनी है उससे ज्यादा सप्लाई है, तो वहां पे एडिशनल पावर की जरूरत है नहीं। लेकिन माननीय मोदी जी का और शेख हसीना की मित्रता, इसलिए वो एक एग्रीमेंट हुआ, पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ, और ये पावर परचेज एग्रीमेंट जो हुआ वो उस दाम पे हुआ जो कि नॉर्मल दाम से बहुत ज्यादा था। तो वहां की बांग्लादेश की जनता ऑब्वियसली ये कहेगी कि साहब इसके अंदर करप्शन हुआ
और भारत के साथ शेख हसीना के कुछ ऐसे वो हैं फायदेमंद रिश्ते हैं जिसकी वजह से ज्यादा दाम पे बांग्लादेश के लोगों से पैसा वसूल कर ये पावर प्रोजेक्ट गोड्डा के अंदर लगाने के लिए भारत सरकार ने मदद की और शेख हसीना ने मदद की। अच्छा, ये जो पावर प्रोजेक्ट लगा ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट लगा, EOU। अब जरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट EOU के बारे में समझ लीजिए होता क्या है, कंसेप्ट क्या है। नोएडा के पास एक EOU है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल होती है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, और उसका केवल उद्देश्य ये होता है कि वो अपना सारा मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, वो हिंदुस्तान में नहीं बेचेगा। बाकायदा चेकिंग होती है, जैसे कस्टम एक्साइज की होती है। कोई आदमी ऐसा तो नहीं कि माल अपनी कार में रख के ले जा रहा है, तो बाकायदा चेकिंग होती है, जिससे कि जो एक्सपोर्ट है वो देश का बढ़े और देश की मुद्रा डॉलर आए देश के अंदर, और हमारा रुपया जो वीक होता जा रहा है वो ना हो। और इसके बदले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको ये सुविधा दी जाती है कि जो भी मशीनरी वो इंपोर्ट करेंगे उसमें उन्हें कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़े। बहुत बड़ी चीज है। आप जानते हैं कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं या इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप जानते हैं कस्टम ड्यूटी बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता है। और ये नॉर्मली अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इसको न डिक्लेयर किया गया होता तो ये बहुत बड़ा पैसा अडानी जी को इस मशीन को इंपोर्ट करने में कस्टम ड्यूटी में देना पड़ता। लेकिन क्योंकि इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया, इसलिए वो पैसा बच गया अडानी जी का। तो अडानी जी का पैसा बच गया, मशीनें कम दाम पे इंपोर्ट हो गई, प्रोजेक्ट झारखंड में लग गया, जंगल कट गए, पर्यावरण खराब हो गया, और बिजली झारखंड को नहीं मिली, बिजली चली गई बांग्लादेश को। और ऑस्ट्रेलिया से अडानी जी ने कोयला इंपोर्ट करके नाम पे उन्होंने भी पैसा खूब कमा लिया। अच्छा, नॉर्मली आप देखिए ये पहला ऐसा पावर प्रोजेक्ट है, पहला ऐसा पावर प्रोजेक्ट है जिसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का दर्जा दिया गया है। अच्छा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में नॉर्मली उन चीजों के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का जो कि यहां पे बनाकर उसको एक्सपोर्ट करके जिसकी डिमांड है और जिसके बनाने के लिए बहुत सारे विकल्प उपस्थित नहीं है, उसके लिए ये यू बनाया जाता है। EOU मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए होता है। हर जगह अगर आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उसमें ज्यादातर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिलेंगे। लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट इसलिए सैंक्शन किया गया कि अडानी जी का फायदा हो जाए, झारखंड का भी नुकसान हो जाए और बांग्लादेश का भी नुकसान हो जाए। अच्छा, उस बांग्लादेश का जो नुकसान हुआ, जो हाई प्राइस पे पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ, उसकी शुरुआत की वजह से बांग्लादेश के अंदर जो युवा था और पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने कहा ये तो बांग्लादेश का शोषण हो रहा है, और वहां पे एक आंदोलन शुरू हो गया, बड़ा उग्र रूप उसने धारण कर लिया। बाकी भी कारण थे, लेकिन ये मुख्य कारण था। ये गोड्डा का जो प्रोजेक्ट है मुख्य कारण था, और इतना वो ज्यादा फैल गया कि शेख हसीना को हिंदुस्तान आना पड़ा और यहां शरण नहीं पड़ी। कोई देश, कोई विश्व का कोई देश उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने बिना बात के लिए बांग्लादेश को अपना दुश्मन बना लिया, शत्रु बना लिया। अच्छा, वहां भी सरकार बदल गई, फिर अडानी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि नई सरकार जो है उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और कर सकती है जिससे अडानी जी की सारी प्लानिंग फेल हो जाए। तो अडानी जी को श्रीलंका में भी नुकसान होने की संभावना हुई और बांग्लादेश के अंदर भी नुकसान होने की संभावना हुई। अच्छा, अडानी जी को नुकसान होने की संभावना है, तो अब उनके मित्र जो हैं प्रधान सेवक, वो इसको सहन तो करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से उसका कंपेंसेशन करेंगे, अडानी जी को इस चीज से नुकसान ना हो। आपने देखा खाने के तेल में कैसे दाम बढ़े हैं, क्योंकि अडानी जी को कंपेंसेट करना है कि कहीं उनका जो श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर नुकसान हुआ है,
नुकसान कैसे अडानी झेलेंगे? हम आप झेल सकते हैं, साधारण एमएसएमई झेल सकते हैं, दूसरी इंडस्ट्री झेल सकते हैं, अडानी जी का तो नुकसान माननीय मोदी जी नहीं झेल पाएंगे। तो एक आपने शत्रु श्रीलंका को बना लिया, आपके केवल अडानी को फायदा पहुंचाने की वजह से। बांग्लादेश को अपना शत्रु बना लिया, केवल अडानी का पावर प्रोजेक्ट गोड्डा का लगा के, ये परचेज एग्रीमेंट करके। इसके बाद म्यांमार हमारा दोस्त होता था, पहले आपने सुना ही होगा, ये साहब म्यांमार सीमा पार करके जो लोग भारतीय उग्रवादी उधर जाते थे, तो भारतीय सेना को म्यांमार की सेना ने परमिशन दी थी, आइए और यहां अब हमारे देश में घुस के मार दीजिए। अब बता रहे हैं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा चल रही है, इसमें म्यांमार से कुकी उग्रवादी ड्रोन के माध्यम से मणिपुर में अटैक कर रहे हैं। इसका माने आपने म्यांमार को भी अपना शत्रु बना लिया। और क्यों बनाया? क्योंकि कुकी मणिपुर में भी हैं और म्यांमार में भी हैं, तो उनके बंधु हैं, उन पे अटैक हिंदुस्तान के अगर उन्हें लग रहा है कि मणिपुर में हो रहा है, तो वो भी दे आर ऑल्सो यूनाइटिंग एंड टेकिंग ए एग्रेसिव स्टैंड अगेंस्ट इंडिया। म्यांमार भी उधर हो गया, नेपाल को भी चीन ने अपनी तरफ कर लिया। अगर चीन को ये चाहते थे, अमेरिका और ये क्वाड की अभी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर वो चाहते थे ये भारत एक स्पष्ट स्टैंड ले, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा आवश्यकता विश्व को इसलिए है कि चाइना को काउंटर करने कैसे किया जाए, जिसके लिए भारतवर्ष एक उपयुक्त स्थान है। लेकिन वहां भी हम लोग नॉन कमिटल हो गए, हमने कोई स्टैंड नहीं लिया, न्यूट्रल हो गए। जब इजराइल के मामले में दूसरी जगह मुद्दा उठा, वहां भी हम न्यूट्रल हो गए। भाई स्पष्ट रूप से कहिए ना, पैलेस्टीन के साथ हैं, इजराइल के साथ, अब रूस के साथ हैं, यूक्रेन के साथ हैं। अब हम नॉन अलाइंड मूवमेंट पे आ गए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का मूल सिद्धांत था। तो जो मूल प्रश्न मैंने उठाया वो ये है, क्या अडानी जी की मित्रता की वजह से, उन्हें फायदा पहुंचाने की वजह से, पड़ोसी देशों को अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए बाध्य करने की वजह से आज आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए, भारतवर्ष दुश्मनों से घिर गया। और ये कौन सी कूटनैतिक चतुरता है? मालदीव आपके अगेंस्ट, पाकिस्तान आपके अगेंस्ट, श्रीलंका आपके अगेंस्ट, बांग्लादेश आपके अगेंस्ट, म्यांमार आपके अगेंस्ट, नेपाल आपके अगेंस्ट, चीन पाकिस्तान तो पहले सही है। और केवल इसलिए, वरना इसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेना देना क्या है? ये तो यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, वहां की सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से बात करें। लेकिन अगर आप कोरिलेशन देखें तो आप देखेंगे माननीय मोदी जी के दौरे होते हैं। अभी दौरा ब्रुनेई हुआ था, बाद में पता चले 2-1 महीने के बाद कि वहां भी कोई अडानी जी का कनेक्शन है क्या। क्वाड के बारे में भी लोग बता रहे हैं, वहां भी अडानी जी का कुछ कनेक्शन सेट करने गए थे क्या, मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट गेसिंग। ये तो पता चलेगा और बाद में स्टोरी पता चलती है, अभी तो नहीं पता चलती ना। अब जैसे बांग्लादेश की स्टोरी बाद में पता चली, श्रीलंका की बाद में पता चली। लेकिन इस प्रकार से केवल अडानी जी का फायदा करने के लिए अगर देश के हितों की अनदेखी की जाएगी, तो हमारे आपके जैसे देश प्रेमी लोगों के लिए तो बड़े खतरे की बात है। तो मूल प्रश्न यह है, क्या अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए और जिसको नुकसान होने की संभावना है, इसलिए यहां पे उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे अडानी जी को फायदा नुकसान ना हो, हमारे आपको जितना चाहे नुकसान हो जाए। अब चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं और भारतवर्ष ने मेरे ख्याल से थोड़ा दे शुड बी मोर सेंसिबल। और अपने नेबरहुड में जितने भी देश हैं, पाकिस्तान और चीन से तो मित्रता या उनसे कोई संबंध स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन बाकी देशों से मित्र भाव में हमारे संबंध हो, इसको करने की बहुत आवश्यकता है। और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज विजेता हैं, उनसे मोदी जी को बात करनी चाहिए, बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए, उनको यहां बुलाना चाहिए, उनसे मैत्रीय संबंध हमें स्थापित करने चाहिए। क्योंकि हमारे संबंध व्यक्तिगत नहीं होते, हमारे संबंध देश से होते हैं। क्योंकि देश और देश का मामला है। मेरा कोई फ्रेंड है मान लीजिए, और उसकी वजह से मेरी दुश्मनी हो रही है पड़ोसी देश से, तो मैं उस मित्र से कहूंगा माफ करो यार, हो गई हमारी मित्रता, लेकिन इट्स ए मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट से मैं समझौता नहीं करूंगा, तुम जाओ, जो नई सरकार आई है आई विल नेगोशिएट विद देम। यही माननीय मोदी जी को करना चाहिए, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है मेरी बात उन तक पहुंचे। अगर पहुंचे
तो राष्ट्र हित को अडानी हित से ऊपर समझें, ऐसा मोदी जी को करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।